कल क्या हुआ? CSS क्या रहता? व्हाट इज CSS? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और क्या हुआ कल? अच्छा। और क्या करें? कल जो अपन ने किया था वो प्रैक्टिस करेगा सब? हाँ, कल जो लास्ट लास्ट में अपन ने किया था सबने प्रैक्टिस कर लिए? तो कल हमने एलिमेंट सेलेक्टर देखे थे राइट? CSS के अंदर क्या देखे थे? एलिमेंट सेलेक्टर बोले तो हाँ, मतलब डायरेक्टली एलिमेंट को ही स्टाइल स्टाइल दे देना। मतलब जितने अपने प्रोजेक्ट में या जितने अपने HTML में जितने भी वो एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट बोले तो p टैग को या फिर h टैग h1 को डायरेक्टली दे देना, या फिर div को डायरेक्टली दे देना, या फिर बॉडी को डायरेक्टली स्टाइल दे देना। सो दोज ऑल आर कॉल्ड एज द CSS एलिमेंट सेलेक्टर। तो हम लोग एलिमेंट का नाम डायरेक्टली देकर यहाँ पर इसने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर और ये सब प्रॉपर्टी उसको डाली। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने हम लोग ने क्या किया था, तो आज अपन और एक बार वापस से गिट बैश में आ जाने का।
अपने लोकेशन पे जाते हैं हम लोग, जहाँ पे हमने, इधर कैसे हो गया? इधर अपन हम लोग के लोकेशन पे जाएंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, कॉपी एज पाथ किया, और यहाँ पे मेरे गिट बैश में cd करके पेस्ट कर दिया, एंटर मार दिया, तो मैं इस लोकेशन पे आ गया। तो अभी भी मैं कौन से ब्रांच में हूँ? डे 1 के ब्रांच में हूँ, राइट। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन गिट गिट चेकआउट, और अपन क्या करते हैं, वापस मेन ब्रांच में चले जाते हैं। तो अभी तो अपन क्या हो गए, स्विच हो गए अपने करंट ब्रांच से मेन ब्रांच में। अभी अपन क्या करते हैं, गिट वापस एक ब्रांच बनाते हैं, गिट ब्रांच। और अभी अगर अपने को क्लाउड से कुछ तो भी मतलब अपन ने कुछ तो भी चेंजेस किए और गिटहब में कोई चेंजेस हो गए उधर से, मतलब जैसे कि अपन ने मर्जिंग करे, तो मर्जिंग तुमने तुम्हारे सिस्टम से करे क्या? मर्जिंग तुमने तुम्हारे लोकल सिस्टम से करे क्या? नहीं, कैसे करे? हाँ, मतलब पुल रिक्वेस्ट रेस करके वहां का वहां करे। तो अभी अपने कंप्यूटर को मालूम नहीं कि वो पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई क्या, नहीं हुई क्या, क्या हुआ, राइट। सो उस सिनेरियो में अगर मेरे को वहां से कुछ वापस मेरे कंप्यूटर में लेने का है, तो एक कमांड है गिट पुल ओरिजिन बोल के लिखने का, गिट पुल ओरिजिन लिखने का। तो वो क्या करता है, लेटेस्ट कोड अपने क्लाउड पे से ले लेता है। गिट पुल ओरिजिन लिखने का या फिर गिट फेच ओरिजिन लिखने का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पूरे चेंजेस जो लेटेस्ट है तुम्हारे क्लाउड पे से तुम्हारे लोकल सिस्टम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कमांड एक याद रखो, गिट पुल ओरिजिन। तो जब भी काम चालू करो वगैरह, एक बार ये कमांड फायर करके देख लेने का, गिट पुल ओरिजिन। और ऐसा भी लिख सकते हैं तुम, गिट पुल ओरिजिन। और अगर तुमको स्पेसिफिक ब्रांच को पुल करने का, तो मेन, तो मतलब मैं मेन ब्रांच का लेटेस्ट कोड होना मेरे को, या फिर गिट जो भी अपने पास ब्रांच है उसका लेटेस्ट कोड है। तो ये ऐसे 3 से 4 कमांड है जो कि तुम लोगों को पता होने चाहिए। शायद वो चीट शीट के अंदर जो मैंने पीडीएफ शेयर किया, उसके अंदर भी तुमको ये कमांड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चेंज क्लाउड पे हुआ और तुमको अपने लोकल सिस्टम पे वापस लेकर आना है, तो हम लोग गिट पुल ओरिजिन या फिर गिट पुल ओरिजिन मेन, गिट फेच ओरिजिन, या फिर इस तरीके के 3 4 कमांड तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए मैं गिट ब्रांच, आज का एक नया ब्रांच बनाता हूँ, फीचर स्लैश ए 01/day 02, A02 करते, और डैश सी एस एस कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, सी एस एस तो ब्रांच का नाम है ही, मैं सॉरी, रेपो का नाम है ही मेरा। तो मैंने ये एक ब्रांच बना दिया। अभी गिट ब्रांच में जाके देखूंगा मेरे पास, तो मेरे पास 3 ब्रांच हो गए। अब मैं day 02 के ब्रांच में जाता हूँ, cd, सॉरी cd नहीं, क्या, गिट चेकआउट। कोई ब्रांच में शिफ्ट करने का तो गिट चेकआउट फीचर 02 day 2, ठीक है। तो अभी मैं day 2 के उसमें शिफ्ट हुआ। अब मैं इस लोकेशन के अंदर VS कोड खोलता हूँ, कोड डॉट लिखता हूँ, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। तेरे तो ये क्या हुआ, कल अपन ने मर्ज नहीं किए क्या?
कल हमने CSS के चेंजेस मर्ज नहीं किए कल हम लोग ने। D0 के चेंजेस D0 के चेंजेस मैं मर्ज कर रहा हूँ, कंफर्म मर्ज। अच्छा, अब मेरे पास चेंजेस आ गए। अब यहाँ पे हेलो HTML आ गया मेरे पास, तो अब वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस मेरे को यहाँ पे अपनी गेट पुल ओरिजिन लिखना पड़ेगा आपको वापस से। तो ओरिजिन लिखने से अभी क्या होगा, ओके, गेट पुल ओरिजिन नहीं, गुड फेच ओरिजिन, फेच ओरिजिन ओरिजिन मेन, ठीक है। पहले कल के चेंजेस मर्ज कर लेना। अभी ये जो अपन ने पुल ओरिजिन वगैरह ये सब किया ना, कोड डॉट लिखता हूं मैं, तो इस लोकेशन पे मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक और तरीका है। अभी ये गिट पुल वगैरह ये रोज रोज मतलब कमांड फायर करना अच्छी बात है, क्योंकि ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूरे कमांड याद रहना बहुत जरूरी है। बट ये सब चीजें VS कोड के थ्रू भी होती है। VS कोड के अंदर ये गिटहब का एक्सटेंशन है, ठीक है। ये देखो, ये जो गिटहब का एक्सटेंशन दिख रहा है, ये गिटहब का एक्सटेंशन है VS कोड का, ठीक है। तो अभी जो भी अपन ने ये ब्रांच बनाए, अगर इसको अपने को पब्लिश करना है, तो तुम लोग ये बटन दिया हुआ है पब्लिश ब्रांच बोल के, मतलब पब्लिश बोले तो अपन ये ब्रांच के चेंजेस पुश कर रहे हैं, या फिर ये ब्रांच अपन क्लाउड को बोल रहे हैं गिटहब को कि मैंने ये ब्रांच बना दिया। तो अगर ये पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएंगे, ये ब्रांच, नई ब्रांच जो है पब्लिश हो जाएंगे। फिर ये 3 डॉट के अंदर अगर तुमको एक कोड वहां से पुल करना है तो तुम पुल कर सकते हो। पुल करेंगे तो लेटेस्ट कोड जो क्लाउड पे है वो आ जाएगा। पुश करना बोले तो तुम्हारे तुम्हारे चेंजेस अपन लास्ट में पुश करते, देखो कमिट करने के बाद, कमिट करने का है तुम्हारे चेंजेस तो कमिट कर सकते हो तुम यहाँ से। अगर तुमको मर्ज करना है तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ब्रांच को मर्ज करता हूँ मेन ब्रांच से, क्योंकि मेन ब्रांच में अभी लेटेस्ट चेंजेस आ गए हैं। तो अभी मेरे पास मर्ज किया मैंने, branch merge to main। D1 में जाते हैं तो हेलो HTML है, मेन ब्रांच में जाते हैं। अच्छा, फेच ओरिजिन नहीं हो, हेलो HTML आ गया। तो अब क्या करेंगे, अभी अपन D2 में जाएंगे और D2 में जाके मेन ब्रांच को मर्ज करेंगे। सिंक्रोनाइज, 2 चेंजेस आए हैं वहां से, 2 चेंजेस को सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनाइज करना बोले तो ही क्लाउड से और यहाँ से सिंक्रोनाइज हो गए। तो अभी अपन D2 के अंदर है और अपना ये हेलो HTML है, ठीक है। तो ये तुमको आते आते आएगा, डेली खेलने से आएगा कि क्या क्या हो रहा है। डेली प्रैक्टिस करोगे समझोगे तो ही तुमको ये थोड़ा सा समझ में आएगा। लेकिन जितना बेसिक समझ में था वो तुम लोग को समझ में आ गया है। अभी तक अपन ने क्या देखा, फिर एलिमेंट सेलेक्टर देखा है।
लेट्स अभी सीएसएस पे वापस आ जाते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर देखा है अपन ने अभी तक। एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर अपन ने क्या किया है, एक पी टैग को डायरेक्टली एक पूरे एलिमेंट को ही तुम स्टाइलिंग दे देते हो यहाँ पे, ठीक है। डिव एलिमेंट जहां जहां मिलेगा उसको उन्हें क्या करेगा, वहां वहां उसको वो स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा, जो भी स्टाइलिंग अपन ऐसा लिखते हैं। और स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं, पहले एलिमेंट सेलेक्टर के केस में पहले उस टैग का नाम लेते हैं, करली ब्रैकेट डालते हैं, करली ब्रैकेट डालते हैं, और उसके अंदर अपन अलग अलग प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें जो भी रहता है वो प्रॉपर्टी और वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं सीएसएस की। ये जो बैकग्राउंड कलर है ये क्या है, ये एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है। ये फोंट साइज, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस। फोंट फैमिली, ये क्या है। तो ऐसे हजारों सीएसएस के साथ खेलने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज है तुम्हारे पास। तुम लोग ये वेबसाइट के अंदर ऐसे पूरे पूरे सीएसएस का पूरा रेफरेंस गाइड, ये तुम्हारी बाइबल है। बाइबल है बोले तो ये सीएसएस का एमडीएन डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे पूरे सीएसएस की हर चीज तुमको पता चल जाएंगी, हर चीज पता चल जाएंगी। सीएसएस फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज सीएसएस, गेटिंग स्टार्टेड, हाउ द सीएसएस इज स्ट्रक्चर्ड, ये सब तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी ये देखो इसने क्या किया, H1 टैग को अगर स्टाइलिंग दिया तो H1, तो अपन ये स्टाइल कॉपी करते हैं। तो ये स्टाइल टैग के अंदर अपन ने कल दो चीजें देखी, एक तो इनलाइन स्टाइल भी देखा और इंटरनल स्टाइल। दो तरीके के स्टाइल है, ये इंटरनल स्टाइल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले को इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल बोले तो हम लोग एलिमेंट के स्टार्ट टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू डायरेक्टली वो एलिमेंट को स्टाइलिंग कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, कौन से कैसे कर रहे हैं, इनलाइन कैसे कर रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, इनलाइन स्टाइल दे दे रहे हैं। हर एलिमेंट में ये स्टाइल एट्रीब्यूट वेरी कॉमन एट्रीब्यूट है, ये हर एलिमेंट में मिलेंगी। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनलाइन स्टाइलिंग बोलते हैं। और हम लोग ने अगर हेड टैग के अंदर हमने एक स्टाइल टैग लिखा, स्टाइल टैग लिखा और उसके अंदर अगर अपन ने स्टाइलिंग दी है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल स्टाइल्स। इंटरनल स्टाइल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरनल स्टाइल्स। अभी मैंने H1 को कलर ब्लू दिया, बैकग्राउंड येलो दिया, बॉर्डर दिया, स्टाइल लिखा लेकिन टैग ही नहीं है, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसको, ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि टैग ही नहीं है ना। किसको अप्लाई करेगा वो स्टाइल, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अपन H1 टैग, हेडिंग 1। अभी अगर इसको देखेंगे तो देखो वो उसने बॉर्डर आ गया। बॉर्डर क्यों आया, क्योंकि ये बॉर्डर का सिंटैक्स है। बॉर्डर क्या है, एक ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है बॉर्डर, जिसका वैल्यू अपने को ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसका डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, बट हम लोग मेन ये देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट, अभी ये हेडिंग H1 यहाँ पे रखो या ऐसे तीन चार रहने दो, जितने भी हेडिंग के एलिमेंट रहेंगे, जितने भी हेडिंग के एलिमेंट रहेंगे उन सब को सेम स्टाइलिंग लग जाएंगी जो अपन ने उस एलिमेंट को स्टाइल करने को लगाया है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि यार मेरे को हर जगह कितने भी बार मैं लिखूंगा वही 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 स्टाइल मिल रहा है, लेकिन अगर ऐसा हमेशा नहीं होता है कि तुमको H1 को सेम ही स्टाइल देना पड़ता है, बराबर। तो कल अपन ने देखा कि प्रायोरिटी, क्योंकि कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों बोलते हैं इसको, हाँ कैस्केड कर देता हूं उन्हें प्रायोरिटी को। मतलब अगर तुमने सबसे पहला प्रायोरिटी जो रहता है इनलाइन स्टाइलिंग को रहता है। अगर तुमने यहीं पे टैग लिख दिया और उसको ब्राउन कलर बोला यहाँ पर, और ये सेम टैग, मतलब अभी पी टैग को मैंने कलर तो ब्लू दिया ऊपर, लेकिन मैंने इनलाइन के अंदर उसका सेमिज प्रॉपर्टी यूज किया। कौन सा प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है और यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है पी टैग को। यहाँ पे ब्लू कलर है लेकिन यहाँ ब्राउन कलर है, तो उन्होंने कौन सा लिंगा, तो ब्राउन लिंगा उन्हें। क्यों ब्राउन लिंगा, क्योंकि
प्रायोरिटी इनलाइन को तो प्रॉपर्टीज क्या है, एक के ऊपर एक कैस्केड करते हैं। तो जो नियरेस्ट चाइल्ड रहता है या नियरेस्ट पेरेंट रहता है, नियरेस्ट पेरेंट की स्टाइल की प्रॉपर्टी सबसे पहले लगती है। मतलब ये जो पी टैग को सबसे पहले जो स्टाइल मिलेगा वो बैकग्राउंड कलर मिलेगा, तो उन्हें जो जो सबसे पहले मिलेगा उसको वो लगा देगा उन्हें। ठीक है, तो इसीलिए एक पैराग्राफ अपना ब्राउन में दिख रहा है, बाकी के पैराग्राफ्स हम लोग को ब्लू में दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा क्या है कि सब लोग यहां तक आ जाओ, पहले सब लोग इधर तक प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस किया है क्या तुम लोग ने? ये लिख के निकालो ये, चलो। सब लोग ये फटाफट लिख के निकालो। सब लोग इसको पहले कर दो। और सर ये इसका फोल्डर का नाम डॉट एचटीएमएल से देंगे इसका भी? फाइल का नाम सीएसएस को भी अपन बनेंगे, मतलब कोई भी चीज जैसा अपन एचटीएमएल में कुछ भी समझो टैग यूज कर डॉट एचटीएमएल करते थे ना, सीएसएस में क्या लेंगे? डॉट सीएसएस लेना है, डॉट एचटीएमएल लेना है? फाइल का नाम सीएसएस इसीलिए आई कि उसको एचटीएमएल को डिजाइन करना है, कलरिंग करना है। हाँ, डिजाइन करना है या कलरिंग करना है तो ही चाहिए सीएसएस, बराबर। तो बिना एचटीएमएल फाइल के सीएसएस का कुछ फायदा नहीं है। सीएसएस एचटीएमएल के अंदर ही चलेगा, तो एचटीएमएल फाइल ही लिखना पड़ेगा तुमको। तो एचटीएमएल फाइल लिख के तुम उसके अंदर सीएसएस डालने का। और आगे अपन देखेंगे, अभी अपन ने दो तरह के स्टाइल देखे। एक तो इनलाइन स्टाइल देखे और इंटरनल स्टाइल देखे। अब एक और स्टाइल है, एक और तरीके से अपन स्टाइल शीट डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोले तो तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम लोग एक नया फाइल बना सकते हो जिसका नाम रहेगा एलिमेंट डैश सेलेक्टर डॉट सी एस एस। तो सी एस एस फाइल भी बना सकते हैं अपन, लेकिन ये सी एस एस फाइल बना के तो अभी अपन ने ये जो इंटरनल स्टाइल के अंदर लिखे जितना भी, तुम क्या करना, ये इंटरनल स्टाइल के अंदर जो भी लिखे उसको कट कर देना और एक यहाँ पे डाल देना। और फिर क्या करना पड़ेगा तुमको, फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, एक लिंक टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लिंक रेल स्टाइल शीट href डॉट बैक स्लैश एलिमेंट सी एस एस। तो इस तरीके से अब इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोलेंगे। एक्सटर्नल स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल स्टाइल।
तो HTML के अंदर ही है वो, खाली स्टाइलिंग करो। खाली स्टाइल देने के वास्ते उसको फाइल का नाम अलग करे, और लेकिन उसको इंक्लूड तो HTML फाइल के अंदर ही लगने वाला है। CSS बिना HTML के कहीं कुछ कर ही नहीं सकती। अगर तुमने यहाँ पे ये रेल स्टाइल नहीं दी है, खाली ये फाइल बना के रख दी है, तो कुछ फायदा नहीं है वो फाइल का, जब तक उसको तुम इंक्लूड नहीं करेंगे HTML फाइल के अंदर। HTML फाइल के अंदर इंक्लूड कैसे करने का या इंपोर्ट कैसे करने का, लिंक टैग के थ्रू HTML फाइल के अंदर CSS की फाइल तुम लिंक कर सकते हैं। अब जो भी तुमने यहाँ पे इंटरनल के अंदर लिखा, अब वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर आ गया। अभी वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर आ गया। तो इस तरीके से 3 मेजर तरीके से हम लोग स्टाइल या फिर स्टाइलिंग कर सकते हैं, या CSS के प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं तुम्हारे एलिमेंट को। तो CSS बनाई गया है HTML एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए। HTML एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए बोले तो अलग अलग तरीके से HTML एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए, तो सबसे पहले अपन ने इनलाइन स्टाइल देखा। इनलाइन स्टाइल बोले तो टैग के अंदर। दूसरा अपन ने देखा कि इंटरनल स्टाइल दे सकते तुम, या तीसरा देखा अपन ने एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करके हम लोग उसको पूरा कोड जो है वो एक्सटर्नल फाइल के अंदर डाल के यहाँ पे HTML पेज के अंदर वो फाइल को लिंक कर देने का। लिंक कर देने का बोले तो लिंक टैग के थ्रू लिंक कर सकते हैं। उसके अंदर रेल एट्रीब्यूट है। रेल एट्रीब्यूट बोले तो रिलेशनशिप बताता कि ये HTML पेज और ये जो फाइल मैं इंपोर्ट कर रहा हूं वो क्या है, एक स्टाइल शीट है, रेल एट्रीब्यूट। और href बोले तो उसकी कहां से मैं वो स्टाइल शीट लूंगा, कहां से लोकेशन पाथ उसका कहां पर है, तो ये पाथ मैंने स्पेसिफाई किया है। सब लोग ये दोनों तरीके से ट्राई करो, एक तो इंटरनल के थ्रू, और मैं क्या करता हूँ, एक टैग उधर रखता हूँ, एक टैग इधर रखेंगे। ठीक है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम है मेरा कोड। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यहाँ से 2 स्टाइल शीट यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल में लिखा, एक H1 का मैंने इंटरनल स्टाइल के अंदर लिखा, और एक बैकग्राउंड ब्राउन बोले तो मैंने इनलाइन स्टाइल के अंदर लिखा इसको। तो इस तरीके से 3 अलग अलग तरीके से स्टाइल शीट्स को इंपोर्ट CSS को लिख सकते हो तुम लोग अपने HTML के अंदर। किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक? किसी को कोई क्वेश्चन? अलग फाइल बना के भी कर लो, एक बार अलग फाइल बनाकर भी कर लो। हाँ बोलो भैया। हाँ सर, ये जो अपन ने फाइल बनाए हम्म एलिमेंट डैश सेलेक्टर डॉट सी एस एस, हम्म उस उसका क्या रोल है सर फाइल का? वो फाइल के अंदर अपन अब CSS के मैं बोल रहा हूँ कि P टैग को बैकग्राउंड कलर दो, ये कलर दो, वो कलर दो। अब मैंने क्या किया, HTML और CSS को सेपरेट आउट कर दिया। हम्म। और मैंने अभी P टैग को यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, या फिर div टैग जो है अपना, वो div टैग को इसके अंदर स्टाइलिंग दिया मैंने इसके अंदर स्टाइलिंग दिया मैंने बैकग्राउंड कलर उसका। तो आप समझ रहे हो, इसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोलते हैं। तुम HTML के कोड में CSS को मिक्स नहीं करना चाहते हो, और अगर यहाँ पे HTML का कोड और CSS का कोड एक ही फाइल में रहेगा, तो ये इतना बड़ा फाइल हो जाएगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ HTML लिखा, क्या किया। तो हर एक HTML के साथ एक CSS फाइल तुम लोग बना सकते हो, नाम कुछ भी दो, नाम कुछ भी दो। अभी जैसा कि अपन ने वहां पर फंक्शन बनाया था, देखो फंक्शन बनाया था, उसको अलग कर दिया था, और फंक्शन में क्या लिखा हुआ है अपने को नहीं पता था। वैसे ही ये फाइल अलग कर दी अपन ने,
लेकिन अपने को यहाँ पे ये फाइल को देख सकते हैं अपन कि ये फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पी टैग जितने भी मिलेंगे उसको ये बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज होगा। अगर मैं देखो ये इसको निकाल देता हूं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, ये पी टैग के पूरे स्टाइलिंग चले गए, डिव टैग के पूरे स्टाइलिंग चले गए, बराबर। स्टाइल है ही नहीं उसमें, क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोड देख रहे हो तुम तो इसमें डिव को कोई स्टाइलिंग दिया नहीं ना। डिव को कोई स्टाइल दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया, बराबर। तो मैंने क्या किया, एक अलग फाइल बनाया और उसके अंदर मैंने मेरा सीएसएस का कोड लिखा। उसके अंदर मैंने क्या किया, पी टैग को बोला कि बैकग्राउंड कलर ब्लू करो और डिव टैग को बोला कि बैकग्राउंड कलर डिव, जहां पे भी डिव एलिमेंट मिलेगा, डिव सेलेक्टर मिलेगा, तो वहां पे बैकग्राउंड कलर एक्वा करो। तो ये प्रॉपर्टी अलग फाइल में है और इसको अपने HTML में लेने के लिए, इसको अपने HTML में इंक्लूड करने के लिए, इसको अपने HTML में इंपोर्ट करने के लिए हम लोगों को ये लिंक टैग यूज करना पड़ता। ये लिंक टैग जो है, इसमें ये लिंक टैग के अंदर एक रिलेशनशिप बोल के एक एट्रीब्यूट है, REL बोल के। वो बोलता है कि मैं स्टाइल शीट जो बाहर की है, कोई बाहर फाइल में है, उसको मैं ये HTML फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूं और ये स्टाइल शीट का नाम ये है, इसका पाथ ये है। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो तुमने खुद लिखी है। तो ये फाइल तुम्हारी यहाँ पे मिली उसको, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से कोड उठा के उन्हें खुद ही करता है, ये उन्हें क्या करता है, यहाँ से कोड उठा के स्टाइल टैग के अंदर उन्हें डाल देता ऑटोमेटिकली। अब क्या हो रहा है कि यहाँ का जो इतने सारे लाइन का कोड लिख रहा हूं मैं, वो बच जा रहा है और तुम्हारा कोड अच्छा दिख रहा है, कम लाइन का दिख रहा है और तुम्हारा काम भी हो रहा है। समझ रहे हो? तो तुमने HTML फाइल को सेपरेट कर दिया, CSS फाइल को सेपरेट कर लिया। इस तरीके से ये भी एक तरीका है स्टाइल अप्लाई करने का। तो 3 तरीके अपन ने स्टाइल अप्लाई करने के देखे, एक तो इनलाइन स्टाइल, एक तो इंटरनल स्टाइल, और ये जो अब भी अपन ने करे लिंक टैग के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल स्टाइल। समझा ये? यस सर। तो एक अलग फाइल बना के इसको ट्राई करो। सेम है वो फंक्शन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है अपना, अपन अलग फाइल में रखेंगे उसको। ठीक है, ये कोड सबका हो गया लिखना? जल्दी जल्दी लिखो यार। प्रैक्टिस करो, जितनी बार लिखेंगे तुम उतनी बार तुमको समझेगा वो। बोलो, किसी को और कोई क्वेश्चन? अलग फाइल में भी लिख कर देख लो, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं फिर। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, अपन ने अभी तक एलिमेंट सेलेक्टर देखा। क्या देखा? एलिमेंट सेलेक्टर। ये क्या है? एलिमेंट सेलेक्टर बोलेंगे इसको। ये क्या है? ये क्या है? H1 को क्या है? H1 एलिमेंट सेलेक्टर है ये। ये क्या है? T एलिमेंट सेलेक्टर है ये।
ये क्या है, ये div एलिमेंट सेलेक्टर है। ये CSS के अंदर अगर कमेंट लिखने का है तो इसका थोड़ा अलग तरीका है। HTML का कमेंट का तरीका ये है, अपन ने HTML में कमेंट कैसे लिखते हैं ये देखा, CSS में कमेंट्स ऐसे लिखते हैं। कमेंट्स बोले तो वो कोडिंग में इग्नोर हो जाते हैं, वो कोड ब्राउजर लेता ही नहीं है, वो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए अपन कमेंट्स यूज करते हैं। कमेंट वाला कोड जो भी रहता है वो ब्राउजर इग्नोर करता है। कमेंट हम लोग जनरली अंडरस्टैंडिंग के लिए या किसी कुछ ना कुछ चीजों के लिए तो ये सभी चीजों को क्या बोलेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अभी अपन ने एलिमेंट सेलेक्टर दिया। अब लेकिन एलिमेंट सेलेक्टर का प्रॉब्लम ये है कि जहां पर भी अपन डालेंगे उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो सब जगह अप्लाई कर दे रहा है। मेरे पेज में H1 टैग ऐसे 10 है ऐसे 10 H1 टैग है, तो वो दसों को 10 के 10 को जितने भी H1 टैग लिख रहा हो सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा है। लेकिन मेरा हमेशा ऐसा सिनेरियो नहीं रहेगा। मेरा ऐसा है कि मेरे को एक डिव को ऐसा कलर देना है जो अलग है दूसरे डिव से, मतलब येलो के जगह रेड देना है एक डिव को। तो उस केस में हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने पढ़ा था कि एक कॉमन कॉमन सेलेक्ट कॉमन कॉमन एट्रीब्यूट्स है। कौन कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स अपन ने पढ़े, आईडी, क्लास, स्टाइल। स्टाइल तो अपन ने देख लिया, ये स्टाइल एट्रीब्यूट कॉमन एट्रीब्यूट है, हर HTML के साथ लगता। वैसी एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है आईडी। आईडी एट्रीब्यूट है, तो आईडी अगर मैंने इसको यूनिक, पहले तो आईडी यूनिक रहती है, यूनिक यूनिक हेडिंग बोल के नाम दिया समझ लो, ऐसी में कुछ तो भी नाम दे रहा है। तो अभी अगर मेरे को ये पर्टिकुलर सिर्फ ये H1 टैग को, जो सबसे ऊपर का H1 टैग है, इसको कुछ और कलर देना है, बाकी को जैसा है वैसा ही रखना है, तो या तो मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल डाल दूं, लेकिन इनलाइन स्टाइल इज नॉट रिकमेंडेड। इनलाइन स्टाइल डालना नहीं चाहिए, मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में जितना इनलाइन स्टाइल नहीं डालोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक, और आईडी क्या है, यूनिक आईडी क्या रहता, यूनिक रहता है। आईडी क्या रहता है, एक ही आईडी दे सकते हो तुम लोग। तो अभी आईडी को, अगर तुम लोगों को आईडी को स्टाइल के अंदर यूज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी आईडी ऐसा डायरेक्टली मैं आईडी ऐसा नहीं लिख सकता हूं, ये आईडी और ऐसा करके नहीं लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट टैग नहीं है। तो आईडी के लिए, आईडी जब भी आईडी सेलेक्टर यूज करेंगे तुम, तो हैश लिखने का, जब भी आईडी सेलेक्टर तुम यूज करेंगे तो तुम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, हैश और आईडी का नाम जो तुमने आईडी लिया हुआ है। और फिर इसको क्या करेंगे अपन, इसका कलर भी चेंज कर देंगे और इसकी बॉर्डर वगैरह सब चेंज कर देंगे। तो ये यूनिक वाला जो है, इसको ब्लू के जगह रेड कलर कर देंगे। इसका बैकग्राउंड अपन एक्वा कर देंगे, इसका बैकग्राउंड एक्वा कर देंगे। इसकी बॉर्डर 2 पिक्सल की करेंगे। इसका कलर रहने दो ब्लैक। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, ये H1 टैग को एक आईडी देके, और आईडी अब इसको क्या बोलेंगे, जैसा कि इसको H1 एलिमेंट सेलेक्टर बोल रहे थे अभी तक अपन, तो इसको क्या बोलेंगे, आईडी सेलेक्टर बोलेंगे इसको। तो इसको क्या बोलेंगे, तो आईडी सेलेक्टर के लिए क्या लिखना पड़ता अपने को आईडी के नाम से पहले हैश डालना पड़ता। ठीक है, तो ये वो लगता। तो इससे क्या पता चलता CSS को कि ये जो यूनिक हेडिंग जो नाम है ये क्या है, ये एक आईडी है। तुम या तो इसको ये यहाँ के स्टाइल में लिखो, या फिर अपन इसको एक्सटर्नल स्टाइल में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो, या फिर अपना पेज बड़ा हो जा रहा है, नीचे का कुछ दिख रहा नहीं है, तो अपन इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आईडी सेलेक्टर डाला, कौन से, अपने HTML CSS फाइल को, और इसको यहाँ पर लिंक कर दिया मैंने। और अभी मैं देखूंगा मेरा पेज, तो देखो ये मेरी हेडिंग 1 जो है वो अलग है,
उसका कलर रेड हो गया, उसको ब्लू हो गया, उसकी बॉर्डर मोटी है अपार्ट फ्रॉम अदर हेडिंग। क्यों हुआ ये पॉसिबल? क्योंकि आईडी सेलेक्टर, मैंने आईडी सेलेक्टर यूज किया और आईडी सेलेक्टर को यूनिक आईडी देके उसको आईडी सेलेक्टर के थ्रू उसको मैंने स्टाइल लगाया आईडी सेलेक्टर के थ्रू। तो अभी तक अपन ने एलिमेंट सेलेक्टर देखा, अभी आईडी सेलेक्टर देखा अपन ने, बराबर। तो इस किसी को कोई क्वेश्चन आईडी सेलेक्टर के अंदर? किसी को कोई क्वेश्चन आईडी सेलेक्टर में? तो इसको क्या बोलेंगे? आईडी सेलेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो पहले अपन ने एलिमेंट सेलेक्टर देखा, जो कि अपन ने पूरे टैग, जितने भी अपने पास टैग है उनको डायरेक्टली स्टाइलिंग लगा सकते हो तुम। दूसरा अपन ने देखा सीएसएस आईडी सेलेक्टर, आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू। देखो इसके अंदर क्या है, हैश लगाते हैं, हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय हैश कैरेक्टर रहता है ये। तो इसके अंदर देखो अब इन्होंने क्या किया, ये जो हेलो वर्ल्ड को क्या किया, ये पी टैग को आईडी पैरा 1 दिया, आईडी पैरा 1 दिया, और ये पैरा 1 को ऊपर स्टाइल टैग के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा और कलर रेड कर दिया। तो क्या हो गया, ये पर्टिकुलर नीचे वाला पैराग्राफ टैग हुआ क्या? नहीं, ऊपर वाला ही पैराग्राफ टैग का सीएसएस चेंज हो गया, रेड कलर में हो गया, प्लस उन्हें सेंटर में भी अलाइन हो गया। इस तरीके से आईडी सेलेक्टर तुम लोग यूज करेंगे, जो कि यूनिकली एन आईडी नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता आईडी, ठीक है। आईडी हमेशा लेटर्स वगैरह से स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर भी बताया था मैंने, बराबर। अभी लेकिन क्लास का क्या अच्छी बात है कि क्लास क्या है, मैंने तुम लोग ने क्लास सेलेक्टर की भी बताया, लेकिन क्लास क्या है, एक से दो एलिमेंट। आईडी क्या है, यूनिक है। आईडी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें यूनिक है, उन्हें एक ही जगह एक टाइम पर एक ही प्लेस पे लग सकती है, एक आईडी एक ही जगह लग सकती है, बराबर। लेकिन अगर मेरे को समझ लो मैंने एक स्टाइल लिखा, देखो यहाँ पर ये एक स्टाइल है जिसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, एक स्टाइल लिखा मैंने यहाँ पर, स्टाइल लिखा सेंटर बोल के एक मैंने एक स्टाइल बनाया, एक सेलेक्टर बनाया। अब ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड, ये मेरे को एक डिव को भी डालना है, एक पर्टिकुलर डिव को भी डालना है, और एक पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग को भी डालना है, सेम दोनों को सेंटर में करना है और रेड कलर करना है। तो ये कॉमन यूज केस है। तो अब ये क्लास जो है ये मेरे को, तो इसको क्या बोलेंगे, मेरे को क्लास सेलेक्टर। अब मैं ये क्लास सेलेक्टर क्या है, दिस इज पैराग्राफ 2 जहां पे लिखा हुआ है, उसको क्या लिखता हूं, यहाँ पे क्लास लिखता हूं, और क्लास लिखता हूं सेंटर बोल के, क्लास लिखता हूं मैं सेंटर बोल के। तो ये सेंटर, तो क्लास जब लिखते हैं तो क्लास को क्या करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं जब भी। अब क्लास क्या होती है, क्लास इज रीयूजेबल, क्लास इज रीयूजेबल। मतलब अभी सेंटर में ये पैराग्राफ टैग को भी दे सकता हूं, और ये सेंटर का सेम सीएसएस में अपने ये वाले डिव को भी दे सकता हूं। ये क्लास सेंटर बोल के मैं इसको भी दे सकता हूं, और मैं ये क्लास ये हेडिंग को भी दे सकता हूं। तो क्लास जो है एक बार मैं बनाता हूं और मल्टीपल चीजों को मैं दे सकता हूं, बराबर। अभी देखो इसका अपने पेज पे मैंने 3 जगह क्लास दिया, ये देखो ये पी टैग को रेड कलर लग गया और उन्हें सेंटर में आ गया। ये डिव टैग को मैंने सेंटर बोला और रेड कलर बोला, और ये H1 टैग को हेडिंग टैग को दे दिया। तो ये 3 टैग जो जिसको मैंने सेम क्लास दिया, उन्होंने सेम प्रॉपर्टी इनहेरिट करके अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो अभी अपन ने 3 सेलेक्टर देख लिया, एक तो नॉर्मल एलिमेंट सेलेक्टर, डिव एलिमेंट, पी एलिमेंट, डायरेक्ट उसको स्टाइल दे देना। दूसरा है आईडी सेलेक्टर, एक पर्टिकुलर आईडी ले लो तुम लोग कहीं पर भी एचटीएमएल टैग के अंदर एलिमेंट को, और उसको आईडी को उस पर्टिकुलर एक ही चीज को देना है तुमको, तो हम लोग आईडी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैंने तुम लोग को क्लास सेलेक्टर बताया। क्लास सेलेक्टर बोले तो एक क्लास का नाम बना दो, तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, सेंटर, ए बी सी, ऐसा कुछ तो भी नाम दे दो। बस ये नाम जो है
ये नाम जो भी तुम बना रहे हैं, ये नाम यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट को, div या जो भी क्लास एट्रीब्यूट को तुमको ये नाम देना पड़ेगा। बराबर, करो ये, ट्राई करो सब लोग, ये तीन 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 सेलेक्टर्स को करके देखो एक बार। सो आज अपन ने तीन सेलेक्टर्स देखा सीएसएस के, एक तो एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा है आईडी सेलेक्टर, और तीसरा है क्लास सेलेक्टर। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? सब लोग ये प्रैक्टिस करके देख लो फिर। पूछने, देखो इधर पूछ क्वेश्चन, सबको समझ में आना ना। हाँ पूछना। अरे तो हाँ तो पूछो ना, अरे पूछेंगे तो क्या है, सबका भी रिवाइज हो जाएगा। क्या होना, देखो एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्ट सेल्फ क्लोजिंग और एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है, अभी पी टैग जहां पर भी रहेगा तुम्हारे HTML के अंदर, कितने भी हो सकते हैं ना पी टैग, एक थोड़ी रहेगा, 10 रहेंगे, तो दसों को एक ही कॉमन स्टाइलिंग लग जाएंगी। समझ गया? तो अभी जैसा कि डिव है, तुम्हारे पास 50 डिव है पूरे पेज पे, 50 डिव को सेम तुमको स्टाइलिंग। डिव अपन ने HTML टैग में करा ना, डिव टैग का कोई मीनिंग नहीं रहता है। अपन ने बोला था ये नॉन सिमेंटिक टैग है। डिव टैग हैज नो स्पेशल मीनिंग एट ऑल, इट रिप्रेजेंट इज चिल्ड्रन। मतलब ये स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए ही मेजरली डिव टैग और स्पैन टैग, दो टैग बताया था मैंने, जिसका कोई मीनिंग नहीं है बट वो टैग है। और डिव टैग क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। स्पैन टैग क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। डिव टैग हम लोग जनरली चीजों को सेपरेट आउट करने के लिए यूज होते हैं। तुम्हारे पेज में मैक्सिमम डिव दिखेंगे तुमको, डिव टैग बस इसीलिए यूज करते हैं कि अपने को एक ऐसा स्क्वायर बनाने का, और उसके अंदर तुम पी टैग, ए टैग, XYZ टैग डालते रहो। लेकिन उससे क्या हो जाता है, एक ग्रुपिंग हो जाती है, एक ब्लॉक बन जाता तुम्हारा। उसका कोई मीनिंग नहीं रहता लेकिन एक ब्लॉक बन जाता। डिव टैग की जगह तुम सेक्शन टैग भी यूज कर सकते हैं, उसका कोई मीनिंग हो जाता। फिर आर्टिकल टैग, सेक्शन टैग वगैरह, वो सिमेंटिक टैग भी यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली अभी तुम पेजेस वगैरह में देखोगे तो मैक्सिमम टाइम्स डिव टैग ही दिखेगा तुमको। डिव टैग, स्पैन टैग, ग्रुपिंग के लिए यूज होता है डिव टैग। कोई क्वेश्चन? मैंने, कोई भी क्वेश्चन रहा तो पूछो। करो, ट्राई करो सब लोग, ये खत्म करो जल्दी से ये। तीन तरीके के सेलेक्टर्स देखे अपन ने अभी, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर यूनिकली रहता है, क्लास सेलेक्टर को अपन मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। क्लास सेलेक्टर बनाने के लिए डॉट का यूज करते हैं, डॉट और कोई भी नाम दे दो तुम क्लास का, और वो जो भी नाम देंगे तुमको, कौन से एलिमेंट को लगाना है वो एलिमेंट में जाके क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू उसका नाम दे दो, क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू उसका नाम दे दो। सेम केस आईडी, आईडी एक यूनिक रहता है। जो भी आईडी तुम लोग देंगे वो आईडी का हैश डाल के तुम लोग नाम, कोई भी नाम डाल के हैश लिख के उससे पहले तुम लोग उसकी स्टाइलिंग डिफाइन कर दो। एक बार उसकी स्टाइलिंग डिफाइन कर दी तो अकॉर्डिंगली वो उस स्टाइलिंग को यूज करेगा। हाँ कुछ भी नाम दो ना, लेकिन वो सेम नाम तुम वो आईडी को दो, जो एलिमेंट की आईडी को तुमको लगाना है। नाम यहाँ पे कुछ भी दो तुम, लेकिन ये नाम और ये नाम यहाँ पे सेम होना।
आईडी एट्रीब्यूट के साथ है। तुम यहाँ पे डॉट दे रहे और यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट लिख रहे तो नहीं जमता। डॉट दे रहे बोले तो तुमने क्या बना दिया, इसको क्लास बना दिया। तो क्लास और यहाँ पे तुम बोल रहे आईडी इज इक्वल टू, ये आईडी है ही नहीं, उन्हें बोलेंगे मिलेंगे नहीं मेरे को, तो वो लगेंगी नहीं स्टाइल एक्चुअल में। तो हैश लगाना, हैश लगाया तो वो उसको सीएसएस को ये समझेगा कि मैं आईडी सेलेक्टर पे काम कर रहा है, या फिर आईडी जहां पे भी मेरे को ये मिलेंगी वो आईडी को मैं ये कलर वगैरह चिपका दूंगा, या वो आईडी को मैं वो कलर वगैरह अप्लाई कर दूंगा। करो करो फटाफट करो, टाइप करो। कहाँ बोला मुझे भाई? किसी को कोई क्वेश्चन? हो गया सभी का? ठीक है, ये हो गया अभी आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर हो गया। और एक है यूनिवर्सल सेलेक्टर बोल के। यूनिवर्सल सेलेक्टर बोले तो स्टार को बोलते हैं। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर हर एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा? तो जनरली जो यूनिवर्सल सेलेक्टर सबसे ऊपर लिखते हैं अपन, ये जो स्टार बोल के यूनिवर्सल सेलेक्टर बोल रहे हो तुम, यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर बोले तो सभी HTML एलिमेंट पे कॉमन स्टाइलिंग, पूरे पेज पे हर जगह अगर तुमको कॉमन स्टाइलिंग करना है, मतलब मेरे पूरे पेजेस के अंदर कलर जो है वो ब्लू चाहिए मेरे को, मेरे पूरे पेजेस में मेरे को क्या चाहिए, कलर ब्लू चाहिए। तो मैंने एक ही बार बोल दिया यूनिवर्सल सेलेक्टर के कि मेरे पूरे पेजेस के अंदर कलर ब्लू चाहिए। मेरे पूरे पेज के अंदर अगर मेरे को कैसा, यूनिवर्सल सेलेक्टर कब यूज करते हैं अपन? फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन करने के वास्ते, फ़ॉन्ट की फ़ॉन्ट डिसाइड करने के वास्ते
मेजरली यूनिवर्सल सेलेक्टर अपन क्या करते हैं कि मेरे पेज पे एक ही फॉन्ट दिखना, एक ही फॉन्ट फैमिली दिखना, जैसा सीगो यूआई बोलता हूं मैं, तो मेरे पूरे पेज के अंदर मेरे को सीगो यूआई ही रहना। तो मैं क्या करता हूं, तो मैं ये स्टार सेलेक्टर यूज करता हूँ। ये जो स्टार सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर पूरे पूरे पेज पे इफेक्ट करेगा। ये देखो पूरे पेज पे जो है वो पूरे पेज पे मेरा टेक्स्ट अलाइन पूरे पेज का सेंटर हो गया है। मेरे पूरे पेज का सीगो यूआई फॉन्ट फैमिली हो गई है। और मेरे पूरे पेज के अंदर जो भी कलर है वो ब्लू हो गया है। लेकिन जो मैंने इंडिविजुअल लगाया है उसकी प्रायोरिटी पहली है, इसीलिए ये जो आईडी को रेड कलर मिला, तो ये आईडी को रेड कलर ही मिलेगा, बराबर। क्यों? क्योंकि मैंने प्रायोरिटी बोला। तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसके खुद के एलिमेंट को रहती है, खुद के सबसे पहले प्रायोरिटी वैसे तो आईडी, फिर क्लास, फिर बाद में जो भी तुम लोग डालोगे एलिमेंट सेलेक्टर्स वगैरह, और फिर बाद में तुम्हारा स्टार सेलेक्टर यूनिवर्सल सेलेक्टर को प्रायोरिटी रहती है। तो अगर किसी ने कोई कलर प्रॉपर्टी कोई अभी यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास इसका 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 कलर रेड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो आईडी सेलेक्टर था उसको कलर रेड दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो स्टार यूनिवर्सल सेलेक्टर का जो कलर है ब्लू, उसको ओवरराइट कर दिया। अब ये कलर ब्लू हो गया। क्यों हो गया? पी टैग क्यों ब्लू हो गया? क्योंकि पी टैग को जो है कलर ब्लू लगा और बैकग्राउंड कलर भी ब्लू लग गया। तो वो पी टैग दिख ही नहीं रहा यहाँ का, क्योंकि उसका कलर भी रेड है और बैकग्राउंड भी रेड है। जब कलर भी रेड रहेगा और बैकग्राउंड भी रहेगा तो दिखेगा क्या उन्हें टेक्स्ट उसके अंदर? टेक्स्ट और बैकग्राउंड हमेशा अपोजिट कलर के होने चाहिए। टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट का कलर अपन किससे लेते हैं? कलर प्रॉपर्टी से लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर हम लोग किससे देते हैं? बैकग्राउंड डैश कलर से बैकग्राउंड कलर देते हैं अपन। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेलेक्टर बोले। तो ये सब जगह अप्लाई हो रहा है। अभी जैसा कि क्लास सेंटर बोला अपन ने, क्लास सेंटर के अपन ने कलर रेड दे दिया, तो पहले जो जो भी क्लास सेंटर लगा हुआ है उनको रेड कलर लगा। और जिसको क्लास सेंटर नहीं लगा हुआ है, जैसे ये H1 H2 H3 को, तो ये इन लोगों को क्या हुआ, इन लोगों को भी ब्लू कलर लगा हुआ है। अगर ये कलर यहाँ से निकाल देता हूं मैं, तो वो यूनिवर्सल कलर लगेगा उसको। तो अगर कलर प्रॉपर्टी मैं सब जगह से निकाल दूं, सब जगह से कलर प्रॉपर्टी में निकाल दूं, तो क्या होगा? तो सब जगह ब्लू कलर हो जाएंगे, सब जगह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी लग जाएंगी, बराबर। अगर कहीं ना कहीं है तो उसको प्रायोरिटी पहली मिलेंगी, जहां पर भी रहेगा वो उसको प्रायोरिटी पहली मिलेंगी। करो सब लोग ट्राई करके देखो, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर भी ट्राई करके देखो। रेहान सर। हाँ बोलो। सर सेपरेट फाइल में बताओ सर, उतना नहीं समझ में आ रहा है। सेपरेट फाइल में बोले तो? एक ही फाइल में इतना ये नहीं समझ में आ रहा बोला। ये जो सेलेक्टर्स बता रहे आप। अच्छा ठीक है, वापस बताते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर हो गया अपना। एलिमेंट सेलेक्टर तो समझ में आया ना सबको? आईडी डैश सेलेक्टर .html, ये मैंने एक अलग फाइल बनाया।
लेकिन तुमको सब जगह कंबाइनित होने वाला है वो, इसलिए उधर का भी समझना तुमको जरूरी है। सर एक एक से समझ गए तो फिर वो कंबाइन समझेंगे ना। ठीक है ठीक है। अभी ये H1 टैग लिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे 3 बार H1 टैग लिया मैंने, 3 बार H1 टैग लिया मैंने। और अगर मेरे को यहाँ पर मेरा अभी ये कैसे दिख रहा है पेज पे, ऐसा दिख रहा है। अब मेरे मैनेजर ने या मेरे यूआई डिजाइनर ने बोला नहीं नहीं, H1 हेडिंग 1 ऐसी च रहना, नीचे वाली भी हेडिंग ऐसी च रहना, और जितने भी आए ऐसी च रहना। खाली जो सेकंड वाला जो हेडिंग है उसको मेरे को रेड कलर होना, उसको मेरे को रेड कलर होना, खाली एक ही हेडिंग ऐसी रहना जिसको मेरे को रेड कलर रहना। ऐसी रिक्वायरमेंट आई तुमको, तो तुम क्या करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट यूज करके तुम एक आईडी बनाएंगे, यूनिक 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 डैश हेडिंग। डैश यूज करने का, कैप्स में नहीं यूज करने का, स्मॉल केस रखने का सब। तो अब ये जो यूनिक हेडिंग है ये तुमको या तो तुम यहाँ पे स्टाइल टैग बना के लिख दो। तो ये जो यूनिक हेडिंग है ये एक आईडी सेलेक्टर है, तो ये आईडी सेलेक्टर है तो इसको हैश लिखना पड़ता और ये आईडी का नाम देना पड़ता, और करली ब्रैकेट के अंदर कलर एट्रीब्यूट बोल कर एक है, उसको मैं क्या कर रहा हूं अब, उसको रेड दे दे रहा हूं। तो तो अब मैंने क्या करा, यूनिकली, अब यूनिकली मैंने क्या करा, यूनिकली खाली सेकंड हेडिंग को ही मैंने आईडी देके उसका कलर चेंज किया, बाकी कोई भी चीज को मैंने कोई चेंज नहीं किया, कोई भी चीज को चेंज नहीं किया। कितने भी H1 टैग आन दो बाकी के, वो नॉर्मल ही बिहेव करेंगे। और अगर मैं इसको आईडी सेलेक्ट सॉरी एलिमेंट सेलेक्टर अगर करना होता मेरे को, जो कि अपन एलिमेंट सेलेक्टर सीधा H1 टैग को कुछ तो भी देना है तुमको, तो H1 लिखने का और कलर लिखने का ब्लू, तो ऐसा समझो कि कलर ब्लू है, तो H1 टैग के पूरे कलर ब्लू हो गए। लेकिन खाली ये यूनिक, अभी यूआई डिजाइनर ने बोला कि सबको कलर ब्लू कर, और खाली सेकंड वाले एलिमेंट को मेरे को कलर जो है वो रेड होना। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, ये आईडी सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। इवन इस केस में अपन क्लास सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली आईडी सेलेक्टर ना सीएसएस में बहुत कम यूज होता है, सीएसएस में बहुत कम यूज होता है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर का सबसे ज्यादा यूज जावास्क्रिप्ट के अंदर आएगा, लेकिन मैं इसके बनाने के लिए ही सिर्फ बता रहा हूं कि तो एक्चुअल में ये करता क्या है, उन्हें क्या करता कि ये आईडी, ये जो भी आईडी रहेगा ना, इसको अपने पूरे डॉम के अंदर, अपना पूरा डॉम या फिर अपने पूरे HTML के अंदर ये आईडी को उन्हें ढूंढता, ये आईडी को उनको लुकअप करता, पूरे HTML के अंदर ये आईडी को लुकअप करता। ये आईडी जहां पे भी जो भी एलिमेंट को उसको मिली, उन्हें उसको ये पर्टिकुलर जो अपन ने इसके अंदर स्टाइलिंग लगाया था वो अप्लाई कर देता, वो जो भी स्टाइलिंग लगाया था वो अप्लाई कर देता है। तो ये ऊपर जो अपन ने करे, ये अपन ने एलिमेंट सेलेक्टर करे, और ये जो नीचे अपन ने करे ये अपन ने आईडी सेलेक्टर करे, ये अपन ने आईडी सेलेक्टर करे। अब ये इसको अपन ने क्या करना, यहाँ पे ये अच्छा नहीं दिख रहा, अब कितने आईडी आएंगे क्या क्या होगा, ये पूरी फाइल बहुत बड़ी बड़ी होती जा रही है, मेरे को ये बड़ी नहीं करने का है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक नाम देता हूँ, मैं सेम नाम देता हूँ, वैसा तुम कोई भी नाम दे सकते हो। आईडी सेलेक्टर डॉट CSS बोल के क्लास एक फाइल बनाता हूं मैं, ये फाइल बनाता हूं मैं, और ये फाइल को क्या करता हूं, ये इसके अंदर जो भी लिखा था मैंने इसको निकाल के एक अलग फाइल में डालता हूं।
जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी एंड अच्छे दिखना बोल के। और ये यहाँ से स्टाइल टैग हटा देता हूँ। अभी देखता हूँ तो अरे ये तो कुछ लगा ही नहीं, क्यों नहीं लगा? हाँ हाँ, मैंने क्या नहीं करा, लिंक नहीं करा। ये HTML पेज को पता ही नहीं है कि ये H1 पे ये कलर लगाने का, यूनिक लगाने का। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसको लिंक नहीं करा। उसको उस इस CSS को मैंने ये पेज के अंदर, ये तो नॉर्मल HTML बता रहा मेरे को, डिफॉल्ट वाला HTML बराबर। क्यों बता रहा है ये? क्योंकि अभी ये H1 को रेड ब्लू कलर देना है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है ये HTML फाइल में। अनलेस या तो तुम यहाँ पे जो पुराना स्टाइल टैग था वो लगाओ, या फिर तुमने अलग फाइल भी बना दिए। तो ये HTML को क्या जादू, कंप्यूटर को मैंने क्या बोला, कंप्यूटर स्टूपिड है, उसको कुछ नहीं समझ में आता। उन्हें खुद से कुछ नहीं करने वाला है तुम्हारे वास्ते। कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा, प्रोग्राम को ये बताना पड़ेगा कि बॉस, ये जो H1 की जो एलिमेंट की जो साइज सेलेक्टर है, ये एक अलग फाइल में है, एक एक्सटर्नल फाइल में है, वो एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। उसको लिंक कर। लिंक कैसे कर? एक रेल एट्रीब्यूट देना पड़ता है। उसमें तुम बोलोगे ये क्या कर रहा हूं मैं, ये स्टाइल शीट, स्टाइल स्टाइल शीट को मैं लिंक कर रहा हूं। और इसको href बोल के एक एट्रीब्यूट है, ये href से मैं क्या कर रहा हूं, ये पाथ दे रहा हूं। ये कौन सा पाथ दे रहा हूं मैं? ये एब्सोल्यूट पाथ है क्या रिलेटिव पाथ है ये? हाँ, रिलेटिव पाथ दे रहा हूं मैं। ऐसा अपन ऑब्सोल्यूट पार्ट भी देने वाले हैं, वो अपन बाद में देखेंगे जब अपन बूटस्ट्रैप वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने क्या किया, ये मैंने खुद एक स्टाइल्स बनाया, जिसका अलग फाइल में मैंने सब कुछ डाल दिया। और वो स्टाइल को मैंने यहाँ पे लिंक टैग के थ्रू ये HTML को, ये HTML फाइल को और ये CSS फाइल को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया, जोड़ दिया। इसमें कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ में आया? करके देखो, ये अलग फाइल बनाओ और करके देखो।
तो ये हो गया आईडी सेलेक्टर। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सिनेरियो है, तो मैंने क्या बोला, आईडी सेलेक्टर भी ज्यादातर अगर तुम देखोगे अपने पेजेस वगैरह में या रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर, आईडी सेलेक्टर ज्यादातर आईडी सेलेक्टर यूज नहीं होता है, मेजरली क्लास सेलेक्टर यूज होता है। क्लास सेलेक्टर अभी कैसे बनाएंगे, मैं एक फाइल बनाता हूँ, क्लास डैश सेलेक्टर डॉट HTML। क्लास सेलेक्टर, अभी मैं p टैग ले रहा हूँ। अब एक कॉमन स्टाइल है जो कि मल्टीपल जगह अप्लाई करना है। मेरे पास दो p टैग है और दो div टैग है मेरे पास, ठीक है। दो p टैग है, दो मेरे पास div टैग है। और p टैग में p1, p2, p3, ये div1 है और ये div2 है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से हमेशा अलग फाइल बनाकर ही अलग फाइल में CSS लिखनी चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, तो अभी यहाँ पे अपना जो पेज है ये, अब ये पेज देखोगे तो P1, P2, P3, div1 और div2 ऐसा लिखकर आ रहा है। तो अभी मेरे को क्या चाहिए कि ये सबसे ऊपर वाला जो P1 है उसको मेरे को सेंटर में लेना है, और ये सबसे ऊपर वाला जो div1 है इसको भी सेंटर में लेके मेरे को उसको रेड कलर करने का है। तो मेरे को दो जगह कॉमन CSS को अप्लाई करना है। कॉमन CSS बोले तो सेंटर में लेने का है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना, और कलर जो है वो रेड होना। ये दो जो सेम CSS है, जो कि मैं इसको बोलूंगा सेंटर बोल के, एक क्लास का नाम दे देंगे। तो मैं क्या कर, तो अपने को क्या करना है, अपने को रिक्वायरमेंट आई कि P1 टैग जो सबसे पहला वाला है और div1 का जो सबसे पहला वाला है, इन्होंने क्या होना, सेंटर अलाइनमेंट होना। बाकी लोगों ने नहीं होना, बाकी लोगों ने जैसा है वैसा बिहेव करना, और सिर्फ ये ऊपर वाले के दो जो लोग हैं ये दोनों ने सेंटर में होना और रेड कलर करना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्टाइल लेते हैं। यहाँ पर भी ले सकते हो, अलग फाइल में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी एक क्लास एट्रीब्यूट, तो इस केस में क्या होता है, इस सिनेरियो में हम लोगों को, जब हम लोग को 2 से 3 जगह या 2 से 3 एलिमेंट के अंदर सेम CSS लगाना है, तो क्या यूज करेंगे अपन, क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे। क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे और डॉट लिख के अपन एक क्लास बनाएंगे। डॉट सेंटर बोल के मैं एक क्लास बना रहा हूँ, और इस क्लास को बोल रहा हूं मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका जो कलर है, इसका कलर मैं बोल रहा हूं एक्वा है, ठीक है। तो ये जो क्लास बनाई, तो क्लास जो बनाते हैं वो डॉट से बनाते हैं। आईडी जो अपन ने देखा है, आईडी जब अपन ने बनाया था हैश से बनाया था, हैशटैग से, हैश से, ठीक है। और नॉर्मल एलिमेंट को डायरेक्टली देना है, तो ये। तो अब मैंने एक नया सेंटर बोल के कुछ तो भी नया बना दिया। अब ये सेंटर को मैं बोल रहा हूं डॉट से। डॉट से ये डिनोट होता है, डॉट से ये डिनोट होता है कि ये क्लास सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर कैसे पता चलता है, डॉट, क्योंकि इसको क्या, इन्हें चालू किससे हुआ है, डॉट से। जैसे तुमको कोई भी स्टाइल के अंदर डॉट दिखा तो तुमने समझ जाना कि इन्हें क्लास सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर है बोले तो कहीं तो भी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लिया होगा क्लास बोल के, और उसको ये नाम दिया होगा, तो उसको लगी होंगी वो। तो जाके अभी p टैग के अंदर, p टैग के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन ने क्लास एट्रीब्यूट देखा था, मैंने खाली बताया था कि क्लास एट्रीब्यूट एक कॉमन एट्रीब्यूट है, कोई भी टैग को लग जाता है इन्हें।
अब क्लास एट्रीब्यूट में अंदर क्या देने का, तो अब मैं क्या बोल रहा, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर ये जो सेंटर क्लास है ना, ये सेंटर क्लास जो बनाया ये सबसे पहले को देता मैं, और ये जो div का सबसे पहला है इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक एक क्लास बनाया, एक क्लास सेलेक्टर बनाया, और क्लास सेलेक्टर को मैंने वो स्टाइलिंग दे दिया। अब ये देखो, ये P जो है P1 टैग ये ब्लू में हो गया और सेंटर में आ गया, और ये div1 जो टैग है ये भी सेंटर में हो गया और उसको कलर मिल गया, बराबर। तो इस तरीके से मैंने खाली दो जगह सेम क्लास अप्लाई की। तो क्लास क्या है, रीयूजेबल एंटिटी है। ये क्या है, एक बार क्लास बनाओ, 3 से 4 जगह अगर सेम क्लास या सेम प्रॉपर्टी अपने को डालनी है तो 3 से 4 जगह तुम उसको सेम डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैंने ये, इसको क्या बोलेंगे, ऊपर मैंने स्टाइल टैग लिखा, बोले तो क्या बोलेंगे इसको, मैंने क्या लिखा, ये इनलाइन स्टाइल लिखा मैंने, ये क्या है, इनलाइन स्टाइल बोलेंगे इसको, सॉरी हाँ इंटरनल, ये इंटरनल लिखा मैंने, ठीक है। तुमको अगर एक ही पेज के अंदर पूरे स्टाइलिंग लिखने का है तो तुम लोग इंटरनल स्टाइलिंग लिख सकते हो, लेकिन मेजरलिटी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह में तुम काम करोगे वो प्रोजेक्ट्स वगैरह में ये ना ही इंटरनल यूज करते करते ना ही यहाँ पे स्टाइल बोल के इनलाइन भी नहीं यूज करते, इनलाइन भी नहीं यूज करना, इंटरनल भी यूज नहीं करना। जहां तक पॉसिबल हो वहां पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करना, मतलब खुद की एक फाइल बनाना सेम नाम की जो HTML की है, वो स्टैंडर्ड है। नाम कुछ भी दे सकते हो तुम, नाम कुछ भी दे सकते हो तुम, मतलब, और उसके अंदर तुम इसको इंपोर्ट कर सकते हो, बट एज अ स्टैंडर्ड तुम खुद कोई CSS लिख रहे हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अलग फाइल में डाल सकते हो इसको। करो, ये ट्राई करो सब लोग। कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ बोलो भाई भजन। कोई क्वेश्चन किसी को? सर CSS की फाइल बताओ ना सर इसमें। इसमें कहा, इसमें नहीं बनाया ना मैंने, यहाँ पे इंटरनल में ही रख दिया मैंने इसको। अच्छा। इसको CSS बनाने का तो बना सकते तुम, अभी तो इंटरनल ही लिख दिया ना मैंने। हाँ इंटरनल लिखे, एक्सटर्नल तुम, नहीं लिखे ना सर। हाँ तुम अपने हिसाब से बनाओ, तुम ठीक है बनाओ सर। ऐसा एक्सरसाइज, मैं बना के, तुम लोग ट्राई करते रहो ना, तुम लोग अलग अलग जी तरीके से ट्राई करो, 2 बार बता दिया मैंने। जी सर। या तो इंटरनल लिखो या तो एक्सटर्नल लिखो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एज ए इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिखना चाहिए तुम्हें, अलग अलग, CSS की फाइल अलग, HTML की फाइल अलग।
लिंक करना भूलने का नहीं। लिंक टैग यूज करते हैं अपन एक्सटर्नल फाइल्स को अपने HTML फाइल के अंदर इंपोर्ट करने के लिए या अपने HTML फाइल को लिंक करने के लिए। हो गया सभी का। इसके बाद एक और सेलेक्टर है यूनिवर्सल डैश सेलेक्टर .html। यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। यहां पर मैंने p टैग लिया, E1 और 2-3 p टैग लिया, E1 P2 P3 P4 और मैंने कुछ div टैग लिया B1, मैंने कोई स्पैन टैग लिया ABC, फिर मैंने कोई आर्टिकल टैग लिया, ठीक है। अभी मैं अपना HTML देखता हूँ तो ठीक है, p टैग दिख रहा है, ये वो दिख रहा है। अब लेकिन अगर मेरे को मेरे पूरे पेज के अंदर मेरा जो फॉन्ट का कलर है वो ब्लैक नहीं होना, मेरा फॉन्ट का कलर मेरे को मेरे पूरे पेज पे ब्लू कलर होना। तो मैं हर जगह जाके तो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करूंगा। मतलब अगर मेरे को कुछ करना होता तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लेता और मैं क्या करता कि यहाँ पे p टैग को कलर
कलर कोलन रेड। फिर बाद में मेरा और क्या है, div टैग है, तो मेरे को div टैग को वापस से div टैग लिया, एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया मैंने। फिर कलर, फिर मैंने वापस कलर कोलन रेड लिखा। फिर बाद में मेरा स्पैन टैग के वास्ते सेम लिखना पड़ा मेरे को। तो ये बहुत टेंशन वाला काम हो गया। मतलब मैं जितने सेलेक्टर यूज करूंगा मेरे को सब जगह कलर रेड देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट है कि मेरे पूरे टेक्स्ट के कलर रेड होना। अभी एक नया आ गया यहाँ पे टैग, यहाँ पे नया सेक्शन टैग आ गया, सेक्शन टैग आ गया, तो उन्हें तो ब्लैक हो गया। फिर से उसको देते बैठू क्या मैं? नहीं, राइट। तो ये ऐसा करने के बजाय, ये हर एक को कलर करते बजाय अपने को क्या किया, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर दिया वाला है जिसका नाम है स्टार। स्टार डालो और ऐसा ब्रैकेट डालो और सिर्फ कलर बोल दो रेड, कलर बोल दो रेड। तो अब क्या होगा, ये जो कलर है ये पूरे सब जगह रेड हो जाएगा। मेरे को हर एक के वास्ते लिखने की जरूरत नहीं है। पूरे एलिमेंट, हाँ पूरे एलिमेंट HTML के उन सबको टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, रेड लग जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से अपन यूनिवर्सल सेलेक्टर, किसी को चेंज करना फिर आईडी देना पड़ेगा हमको। या तो आईडी दो, या फिर तुम बोलेंगे पूरे एलिमेंट तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता। अगर तुमको खाली एक ही चीज को, एक यूनिक चीज को देने का है तुमको, तो आईडी लो, नहीं तो क्लास लो। दो तीन चीजों को लेना है तो क्लास लो। क्लास अगर एक चीज को भी डालना है तो भी तुम क्लास ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो तीन चीजों को डाले तो क्लास लेना, ठीक है। और अगर तुमको जितने भी डिव है उनको अलग कलर देने का है, खाली जितने भी डिव है तुम्हारी रिक्वायरमेंट पे ये सब चेंज होता। उनको अगर खाली डिव को मेरे को ब्लू कलर देने का है, बाकी सब ब्लैक कलर देने का है, बाकी सबको वैसी रखने का, तो खाली डिव जहां पर है उसको ब्लैक कलर हो गया। अगर तुम बोले नहीं 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 नहीं, मेरे को ये पर्टिकुलर एलिमेंट P1 का जो दूसरा एलिमेंट है उसको देने का है, तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो आईडी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, आईडी XYZ बोलता मैं, और फिर ये XYZ को यहाँ पे हैश देके XYZ लिख के, और यहाँ पे मैं बोलूंगा इसका खाली वो डिव का कलर एक्वा कर दो या कुछ तो भी कर दो। अभी खाली वो XYZ का जो डिव है उसका कलर एक्वा होगा। अब नहीं नहीं, मैं बोला कि यार ये जो स्पैन टैग है उसको और आर्टिकल टैग को, ये दो टैग कुछ कलर जो है कॉमन ही है, कलर जो है वो कुछ तो और देना, तो दो जगह देने का, सेम कलर इज देने का, दो जगह देने का, और उसको सेंटर भी करने का बोल दिया उन्होंने। तो मैं क्या करता, एक क्लास ले लेता सेंटर क्लास बोल के, और ये क्लास मैं क्या करता, टेक्स्ट अलाइन, इसको क्या करता सेंटर करता, और इसका खाली ये कलर, इसका जो है इसका कलर ब्राउन कर देता, ठीक है। तो अभी ये जो इसको मेरे को लगाना पड़ेगा, ऐसा लिखने से थोड़ी ना हो जाएगा, ऑटोमेटिक थोड़ी हो जाएगा। लिखा मैंने, हुआ क्या, कहीं हुआ क्या ब्राउन कलर? नहीं हुआ। जब तक नहीं हुआ जब तक मैं उसको बोलूंगा नहीं कि किसको लगाने का, ये क्लास किसको लगाने का। क्लास तो बना दिया मैंने सेंटर, किसको लगाने का, अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये P टैग को ये क्लास जो है सेंटर लगाओ, और एक को भी लगा सकता मैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये सेंटर भी आया और ये भी हो गया बराबर, ब्राउन भी हो गया और सेंटर भी आ गए यार। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्लास यहां से हटा के, ये आईडी को नहीं चाहिए बोल रहा, अब उन्हें आईडी निकाल देता हूँ, इसको लगा देता हूँ, भेज देना है तुमको, ठीक है। तो ये दोनों को लग गया। आईडी का काम तो क्लास से कर सकते हैं, आईडी का काम भी क्लास से हो सकता है, क्लास का काम आईडी नहीं कर सकते, लेकिन क्लास का काम आईडी नहीं कर सकता। आईडी वैसे भी CSS में ज्यादा यूज नहीं होता, क्लास का इंपॉर्टेंट है, क्लास समझो अच्छे से। आईडी जो है जावास्क्रिप्ट में यूज होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी अप्लाई किया, यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर अप्लाई किया, यहाँ पे आईडी सेलेक्टर अप्लाई किया, और यहाँ पे अपन ने क्लास सेलेक्टर अप्लाई किया। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो रहती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, एक के ऊपर एक सेम कलर भी रहेगा तो भी
तो भी उसको वो ओवरराइड कर देंगे। यहाँ अब तुम बोलोगे मैंने तो पूरे 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 एप्लीकेशन में रेड कलर दिया, तुम डिव को कैसे ब्लैक कर रहे? तो ब्लैक कैसे कर रहे? क्योंकि ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, एक के ऊपर एक कैस्केड करती, और जो भी नजदीकी एलिमेंट है और इसके खुद के प्रायोरिटीज डिसाइड है उसके अकॉर्डिंगली वो कलर करती, उसके अकॉर्डिंग कलर करती। ठीक है, तो तो ये सब हो गया। इसमें अभी किसी को कोई क्वेश्चन डाउट? सर हाँ बोलो। आप अब जैसा आपने P1 टैग लिए, तो इसको जो भी अपने को क्लास देना है, तो CSS का जो भी क्लास देना है तो उसमें देना ही पड़ेगा सर क्लास। जैसा आपने ये दिए अभी P टैग में क्लास सेंटर हाँ P2, तो ये देना ही पड़ेगा, चाहे CSS में लिखो या इसमें लिखो। हाँ, कहीं पे भी लिखो ये देना ही पड़ेगा। अलग लिखो, अलग लिखना खाली है सेपरेट कर रहा, कुछ डिफरेंस है नहीं। अलग लिखने में, फाइल का अलग लिखने में और यहाँ लिखने में कोई डिफरेंस नहीं है। ये लिखेंगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे को क्लास कौन सी अप्लाई करने का और किसको अप्लाई करने करेक्ट। का? किसको अप्लाई करने का पता नहीं चलेगा। जी। तो वो कंप्यूटर तो जादू नहीं है कि तुम बोल दोगे कि P3 को अप्लाई कर दो, तुम समझ रहे खुद ही कि P3 को अप्लाई हो जाएगा, या फिर ये P3 पी टैग को, ये P3 एलिमेंट को, P3 कंटेंट को अप्लाई हो जाएगा। उसको नहीं पता जब तक तुम उसको बताएंगे नहीं कि ये जो P3 मैंने कंटेंट लिखा, ये पी टैग को भले ही लिखाऊंगा मैंने, लेकिन इसको ये क्लास अप्लाई कर, सेंटर क्लास अप्लाई कर, तो ही चुने अप्लाई करेंगे। और जो अलग फाइल तुम बना रहे हो, वो अलग फाइल जो है अभी जैसे मैंने, वो कोई डिफरेंस नहीं है यूनिवर्सल। अगर मैं यहाँ पे ऐसा स्टाइल डॉट सी एस एस भी लिखता, कोई भी नाम दे रहा हूं मैं अभी के लिए, और मैं ये पूरे सी एस एस उठा के कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे ये स्टाइल टैग हटा देता हूँ, अभी तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, ये क्लासेस उसको मिलेंगी नहीं। सबसे पहली बात, क्यों नहीं मिलेंगी? लिंकेज नहीं करा मैंने। जब तक मैं लिंक नहीं करता तब तक, अभी मैं लिंक किसको कर रहा? लिंक मैं पहले रिलेशनशिप स्पेसिफाई करता कि मैं स्टाइल शीट को लिंक कर रहा, और दूसरा मैं क्या करता हूँ, href टैग डालता हूँ, और href टैग के अंदर मैं डॉट बैक स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर मैंने डाला, तो स्टाइल डॉट सी एस एस में इंक्लूड कर। तो ये इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है कि जब भी ये पेज ब्राउजर पे लोड होता, तो क्या होता ऑटोमेटिकली, यहाँ के पूरे पूरे चीजें क्या हो जाती, यहां से हट के ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर आ जाती है। वो ब्राउजर खुद करता, अपने को करने की जरूरत नहीं है। अपन खाली सेपरेट आउट कर दे रहे उसको, अपन खाली सेपरेट आउट कर दे रहे, क्योंकि ये ह्यूमन को दिखने को अच्छा दिखता। तुमको एक ही फाइल, अगर तुम यहाँ पे CSS भी इसमें लिखते बैठेंगे, जावास्क्रिप्ट भी इसमें लिखते बैठेंगे, HTML फाइल, क्योंकि HTML अकेला काम थोड़ी ना करता। HTML को CSS भी लगता, जावास्क्रिप्ट भी लगता। खाली HTML टैग देख करके देखिए अपन, कितना प्लेन और कितना वो दिख रहा था, खाली टैग टैग सादा सादा हर चीज दिख रहा था। अब अपन ने CSS ला लिया उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या ला लेते अपन, कलरिंग ला लेते, स्टाइलिंग ला लेते, बॉर्डर्स ला लेते, सब आ जाते हैं इसके अंदर बराबर स्टाइलिंग से। अब जावास्क्रिप्ट क्यों? अब इससे भी अपन स्टाइलिंग कर रहे, खाली कलरिंग कर रहे, तो भी अभी कुछ नहीं हुआ। HTML पेज भी लग रहा तुम्हारा, स्टाइलिंग का पेज भी लग रहा। अब HTML पेज के अंदर ही बटन है, अब बटन के क्लिक के ऊपर क्या होना, ये कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट करेगा। तो इवेंट्स के साथ वगैरह खेलना है तो जावास्क्रिप्ट करेंगे, तब भी अपने को HTML पढ़ना है, तब भी अपने को CSS भी रहेगा वो कोड में, और वो HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट भी रह सकता। अभी जैसा तो एक ही फाइल में पूरा प्रोजेक्ट घुसा देंगे तुम लोग, तो वो दूसरा आदमी जब जाके देखेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट, तो उसको क्या समझ में आएगा? 10,000 लाइन का कोड, 1,000 लाइन, 10,000 लाइन का कोड कैसे समझ में आएगा? एक चीज ढूंढने जाओ तो बहुत मुश्किल जाएंगे। इसीलिए ये अलग अलग,
अब तुम यहाँ पे दो फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो। ये स्टाइल डॉट एसएसएस को भी इंपोर्ट कर रहा, मैं क्या कर रहा, लिंक टैग दे रहा, रेल दे रहा, और स्टाइल शीट तो बोलना ही है मेरे को, स्टाइल शीट बोल रहा, और एचरेफ में मैं क्या कर रहा, एचरेफ में मैं डॉट बैक स्लैश एलिमेंट का भी फाइल इंपोर्ट कर ले रहा। ठीक है, एलिमेंट का भी फाइल इंपोर्ट, दो फाइल इंपोर्ट हो जा रहे हैं अभी यहाँ पे। अभी दोनों भी सीएसएस लग जाएंगे, ये भी लग जाएंगे और ये एलिमेंट वाले भी, एलिमेंट सेलेक्टर के भी जो भी चीजें रहेंगी वो भी लग जाएंगी। लेकिन ये अभी अपन ने गड़बड़ करे, लेकिन हमेशा अलग अलग होना, अलग अलग होना। लेकिन ऐसा है कि तुम एक से दो भी सीएसएस, एक से दो भी सीएसएस, तो मैंने ये बताने के लिए बता रहा हूँ, एक से दो भी सीएसएस तुम लिख सकते हो। तुम अभी क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टाइल के अंदर ये डिव और ये एक अलग फाइल में है, और एक और स्टाइल 2.css है, 2.css है, वो स्टाइल के अंदर ये दो चीजें हैं। ये XYZ आईडी है और सेंटर एट्रीब्यूट स्टाइल 2 में है। ये स्टाइल के अंदर खाली डिव और यूनिवर्सल टैग है। तो अब ये दोनों मेरे को ये यूनिवर्सल के अंदर लग रहे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी एक और लिंक टैग डाल दूंगा, एक और लिंक टैग डाल दूंगा, और वापस इसका रिलेशनशिप बोलना पड़ेगा मेरे को। स्टाइल शीट है और यहाँ पे href वापस डालूंगा मैं, और यहाँ पे डॉट स्टाइल 2.css। तो दो दो अलग अलग स्टाइल्स क्या हो रहा है कितनी भी स्टाइल्स रह सकती है तुम्हारे पास, कितनी भी फाइल्स बनाओ, और बट उसको इंपोर्ट करो अगर तुमको उसका क्लास का नाम यूज करना है तो। अगर तुमको यहाँ पे क्लास लेके सेंटर लेना, तो ये सेंटर कहीं तो भी रहना, या तो वो इसी पेज के अंदर रहना क्लास स्टाइल टैग के अंदर, या फिर लिंक के अंदर कोई तो भी सीएसएस के अंदर उसको ये सेंटर क्लास मिलना। तो इसको यहाँ पर मिली, यहाँ पर नहीं मिली, उसको यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई तो उन्हें अप्लाई कर देंगे। कोई क्वेश्चन किसी को? देखो पेज सेम ही है, भले ही मैंने अलग अलग फाइल के अंदर डाल दिया, तुम्हारा पेज का जो भी लेआउट वगैरह है, जो भी कंटेंट है, वो सब सेम है। और कोई क्वेश्चन किसी को? अभी एक कॉन्सेप्ट है ग्रुपिंग का, वो एक ग्रुपिंग सेलेक्टर का। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं कि अभी यहाँ पे अपने पास एक और ऑप्शन है मेरे पास p टैग है, मेरे पास h1 टैग है, मेरे पास div टैग है। और इसके आगे हजारों टैग हो सकते हैं मेरे एप्लीकेशन में, मतलब डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे दूसरे टैग्स भी है मेरे पास। और अगर मेरे को दो से तीन टैग को, अगर मैं स्टाइल टैग लेता हूँ अभी के लिए यहाँ का, यही तुमको समझाने के लिए, अलग फाइल में भी तुम लोग लेके जा सकते हो बाद में। अगर मेरे को p1 h1 div1, अगर अभी जैसा कि यूनिवर्सल सेलेक्टर से तो पॉसिबल है ही है, लेकिन मेरे को क्या करना है, पी टैग, खाली पी टैग और h1 टैग कुछ कोई स्टाइलिंग डालना है और सेम स्टाइलिंग डालना है। तो मैं क्या करूंगा, पी टैग को मैंने क्या किया, यहाँ पे कलर रेड करा समझो, और फिर बाद में मैंने क्या किया, h1 टैग को भी कलर रेड करा, कलर कोलन
कलर रेड करा मैंने। तो इस तरह से मैंने पी टैग को भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर, तो पी टैग को भी कलर रेड हो गया, H1 टैग को भी कलर रेड हो गया। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, डुप्लीकेशन ऑफ कोड हो रहा कि तुमको कलर एट्रीब्यूट अप्लाई करना, कलर प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है H1 और P को, तो तुम क्या करो, ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग कर लो बोले तो ये H1 को क्या करो, P के बाजू कॉमा करके H1 को ऐसा दे दो, रेदर देन ये ऐसा, और इसको निकाल दो। तो कॉमा करके अगर मैंने, तो अब क्या होगा, सेम ही छोड़ा, दो बार अलग अलग लिखने के बजाय अब मैंने कोडिंग बच जा रही, डुप्लीकेशन ऑफ कोड कम हो जा रहा, और मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग कर दे रहा हूँ कि पी टैग और H1 टैग अब तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता। मैं ऐसा एग्जांपल के लिए पी टैग और H1 टैग बता रहा, तुम्हारे उसमें कुछ भी हो सकता, और ये इसके अंदर नीचे बहुत सारे टैग हो सकते हैं, राइट। तो अब ये मेरे को अगर दो टैग को सेम स्टाइलिंग देना है तो मैं इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकता हूँ। सेम सिनेरियो क्लास के लिए भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ, मैं एलिमेंट सेलेक्टर के लिए भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ, क्लास सेलेक्टर के लिए भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ। आईडी सेलेक्टर थोड़ा सा यूनिक रहता है, उसके लिए हम लोग शायद ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो यूनिक यूनिक रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, H1 टैग और उसको दोनों को स्टाइलिंग अप्लाई कर दिया, ग्रुप कर। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुपिंग। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, H1 टैग, H2 टैग और P टैग, ये तीनों टैगों को सेक्टर अलाइन कर दिया और रेड कलर दे दिया। और यहाँ पे अभी क्या, हर बार हर एक के लिए नहीं लिखना जरूरी है, सबको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें किसी को? ये एक बार याद करो, ये टेबल सब लोग याद करो, ठीक है। सेलेक्टर, एग्जाम्पल और डिस्क्रिप्शन। आईडी सेलेक्टर हैश से रहता, क्लास सेलेक्टर डॉट से रहता, एलिमेंट सेलेक्टर एक रहता है जो पी टैग वगैरह, स्टार सेलेक्टर जो सेलेक्ट ऑल एलिमेंट रहता है, और ये ग्रुपिंग। और एक और सिनेरियो है, अगर अपने को कोई स्पेसिफिक क्लास को अप्लाई करना है वो अपन कल देखेंगे, लेकिन ये सेलेक्टर सबको समझ में आ गए? ठीक है, इसके आगे का अपन कल देखेंगे। चलो, कोई क्वेश्चन और किसी को? ठीक है, चलो।